आपकी महत्वाकांक्षा हो या ना हो, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाओं का गला जरूर घोटा गया है और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। राजनीति में रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता। अब तो एक ही इच्छा है, बलदेव सिंह की बर्बादी। देखो त्यागी, मैंने हार मानना कभी नहीं सीखा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस रजनी को मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। मंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि चुनाव प्रचार में पैसे तो खर्च होते ही हैं, मगर बिना आप लोगों की सहायता के कोई भी चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। हमने हर बार चुनाव में मंत्री जी की मदद की है। तभी तो मंत्री जी के आप लोगों के साथ में इतने अच्छे संबंध हैं और इसीलिए आप लोगों के कोई काम भी नहीं अटकते हैं। और पार्टी को भी लगता है कि आप लोग अपने ही हैं। आप ही लोगों की वजह से ये पार्टी खड़ी है, आप ही की मदद से ये पार्टी चल रही है। और हर पार्टी ये देखती है कि कौन कितनी मदद करता है और उसी के आधार पर यह बात तय होती है कि दोस्ती कितनी मजबूत है। वैसे आप लोग ये बात तो जानते हैं कि जिस तरह से हर बार चुनाव में मंत्री जी की जीत हुई है, उसी तरह से इस बार उनकी पत्नी शारदा देवी की जीत होगी। हमें आपकी बात पर पूरा विश्वास है, इसलिए तो आपसे मिलना है और सहयोग राशि भी देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये चेक्स आप हमें मत दीजिए, ये चेक्स तो आप उन्हें दीजिए जो चुनाव में खड़ी हुई हैं, शारदा देवी जी। नमस्कार, बैठी। आज सेवा के क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे। किसी भी हॉस्पिटल में नर्स भी होती है और सेवा और देखभाल के लिए सबसे पहले महिलाएं ही आगे आती हैं। मंत्री जी अक्सर अपनी सभाओं में यही कहते हैं कि इस देश की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैडम जी, ये सभी लोग हमारी पार्टी के सबसे बड़े सहयोगी हैं। यूं समझ लीजिए कि इन्हीं लोगों के सहयोग से पार्टी खड़ी है। बिना इन लोगों की मदद के कोई पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं सकती। ये लीजिए हमारी ओर से एक सहयोग राशि। धन्यवाद। ये चेक आप मंत्री जी को ही दीजिए। मंत्री जी आने वाले हैं, उनके आते ही हम आप लोगों से संपर्क करेंगे। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। त्यागी साहब, बुजुर्गों ने क्या कहा है? बुजुर्गों ने ये कहा है कि सफलता हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, लेकिन उसे कायम रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे डर है कहीं मेरी कुर्सी के लिए वो बलदेव खतरा साबित न हो जाए। मैं समझ रहा हूं मंत्री जी, बलदेव सिंह का ख्वाब तो यही है। क्या है, विरोधियों से ज्यादा अंदरूनी लोगों के बारे में सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो ना? क्या है, जरा सी भी चूक हुई तो ये अंदर के ही लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये रजनी वर्मा को शारदा देवी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार करके इस चुनाव में खड़ा किया जाए। अब मैं क्या बताऊं सर, रजनी वर्मा तो आपकी एकदम मुरीद हो गई है। नहीं, लेकिन क्या है, मैं ये चाहता हूं कि किसी भी हालत में रजनी वर्मा ये चुनाव जीत जाए। भले कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो, पानी की तरह पैसा बहने दो,
लेकिन ये बहुत जरूरी है कि शारदा देवी के खिलाफ रजनी वर्मा ये चुनाव जीत जाए। मेरे विचार से तो मैं यूं कहूं जी कि इस चुनाव में पैसा खर्च करने के साथ साथ एक दूसरी तिकड़म भी बिठानी पड़ेगी, और वो ये कि शारदा देवी की जो लहर है इसको कैसे कम किया जाए और रजनी देवी की लहर को कैसे ऊपर उठाया जाए। वो जिम्मेदारी मैं तुम पे सौंपता हूँ। लेकिन जैसे ये पर्चा दाखिल होगा ना तो बलदेव सिंह को पता चल जाएगा कि रजनी वर्मा निर्दलीय उम्मीदवार करके चुनाव में खड़ी हो गई। शारदा देवी, शारदा देवी, शारदा देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शारदा देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? जैसा हो। बधाई हो शारदा, पर्चा दाखिला के बाद तुम हमारी पार्टी की उम्मीदवार बन चुकी हो। अब तुम्हारे सामने आकर तुम्हें कोई हराने की सोच भी नहीं सकता। इस सीट की लड़ाई तो ऐसी लड़ाई बन चुकी है कि मैडम का जीतना लगभग तय है। आपके टक्कर का कोई उम्मीदवार आपके सामने है ही नहीं, तो जीत तो पक्की समझिए सर। शारदा देवी, शारदा देवी आगे बढ़ो, शारदा देवी आगे बढ़ो, शारदा देवी आगे बढ़ो। रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद, जीतेगी भाई जीतेगी, रजनी देवी जीतेगी। शारदा देवी आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसा हो? जीतेगी भाई जीतेगी, हमारा जीतेगी भाई जीतेगी। शारदा देवी आगे बढ़ो। बलदेव सिंह की पुरानी समर्थक और हमेशा उनके साथ रहने वाली रजनी वर्मा अब उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। खबर मिली है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है। रजनी देवी जीतेगी भाई जीतेगी, रजनी देवी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद, रजनी देवी जिंदाबाद। कल तक जो हमारे इशारे पर चल रही थी, आज हमारे ही खिलाफ खड़े रहने की हिम्मत कर रही है। आधी उम्र तो आरज़ू में गुजार दी, अब बाकी की आधी उम्र इंतजार में नहीं गुजारना चाहती। जिस उम्मीद के सहारे मैं आपके इशारों पर चलती रही, उस उम्मीद को तोड़ने में आपने पल भर भी नहीं लगाया, और अपनों की दगाबाजी का असर ऐसे ही होता है। तुम मुझे दगाबाज कह रही हो? अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आप तो नाराज होने लगे। ये तो वही बात हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका।
दरअसल मैं तो खुद को दगाबाज कह रही थी। आपके खिलाफ चुनाव में जो खड़ी हुई हूँ। बड़े अफसोस की बात है, तुमसे ज्यादा अच्छा मुझे और कौन जान सकता है। उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। एक दूसरे को टक्कर देने के लिए एक दूसरे को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी होता है। और मुझे खुशी है कि मैं आपको ही नहीं, आपकी हर चाल को अच्छी तरह से समझती। 15 साल आपके साथ गुजारे हैं। सब कुछ समझकर भी ना समझ पाई। इस चुनाव में खड़े रह के तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इस चुनाव के खत्म होते ही तुम्हारी रही से ये उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी होंगी। तुम मुझसे टकराने खड़ी हो, बलदेव सिंह से। आपको खुद पर नाज होगा और मुझे खुद पर गुमान। इस बात का फैसला तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही होगा। ये तुम्हारी ताकत नहीं है रजनी वर्मा, और मैं उनको भी अच्छी तरह से जानता हूं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे मंसूबों को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझना भी कौन चाहता है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, अब मैं जिस रास्ते पर चल चुकी हूँ उस पे मुझे रोकना किसी के बस की बात नहीं, आपके बस की भी नहीं। तुम एक औरत हो, मुझसे टकराना बहुत भारी पड़ेगा रजनी। आपने तो सुना ही होगा, नारी तो नारायण पर भारी। फिर आप तो एक इंसान हैं। मेरे रास्तों में रुकावट खड़ी करने की कोशिश कहीं आपको भी भारी ना पड़ जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। समझ रहे हैं ना? अब आप क्या दीजिए। किसी की मजबूरी जाहिर कर देने से मेरा वो अपमान मिट नहीं जाएगा। और जब माँ को, पापा को मेरे जज्बातों की कोई फिक्र नहीं है, तो मैं उनके जज्बातों की परवाह क्यों करूं? जिंदगी एक भंवर है। हम आपको बता दें कि इस उपचुनाव में बलदेव सिंह की सीट पर उनकी धर्म पत्नी शारदा देवी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह से हंस रहे? अरे आओ, खुद ही देख लो क्या और खबर उन्हें चल रही है। शिकस्त देने के लिए रजनी वर्मा निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। कल के समर्थक आज प्रतिद्वंदी बनकर सामने आई हैं। शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। कोई तो है जो पापा को जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है, कोई तो है जो उन्हें शिकस्त देने की हिम्मत रखता है। यानी कि आप ये चाहते हैं कि माँ जी ये चुनाव ना जीते? माना कि पापा जी ने आपको चुनाव में खड़ा नहीं किया, पर कम से कम आपको तो माँ जी का ख्याल होना चाहिए। हम तो ये सोच रहे थे कि अगर पर्चा दाखिला करते वक्त आप माँ जी के साथ होते तो उन्हें कितनी खुशी होती। यहाँ से निकलते वक्त भी बस वो आपके बारे में ही सोच रही थी। हाँ, मैं तो हूं ही ऐसा। मैं तो चाहता हूँ लोग मेरे बारे में बातें करें, मेरे पे तरस खाएं। इस घर में यही तो चल रहा है, तरस खाने वाली चीज बन के रह गया हूँ इस घर में मैं। राजवीर, आप अपने बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? जब माँ जी पापा जी के साथ यहाँ से निकल रही थी, उस वक्त भी उनकी आंखों में आंसू थे, उनके चेहरे पर मायूसी थी। कितनी अजीब बात है कि आप बेटे होते हुए भी उनके जज्बातों को महसूस नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी को समझ नहीं सकते। मैंने जो अपने आप को अपमानित महसूस किया है, किसी की मजबूरी जाहिर कर देने से मेरा वो अपमान मिट नहीं जाएगा। और जब माँ को, पापा को मेरे जज्बातों की कोई फिक्र नहीं है, तो मैं उनके जज्बातों की परवाह क्यों करूं?
एक ऐसी कश्मकश है एक माँ के लिए कि अगर वो बात नहीं मानती है तो पति की नजरों में गिरती जा रही है और पति की बात मानकर बेटी की नजरों में गिरती जा रही है। कैसी विडंबना है ये। तुम्हें खुश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खुशी और दुख में कोई अंतर नहीं है। कितनी अजीब बात है, एक ही खबर एक घर में किसी को खुशी देता है तो किसी को दुख। जिंदगी एक भंवर है। भगवान, आज मैं नामांकन पत्र दाखिल करके आई हूँ। जो मैं नहीं चाहती थी, ना चाहते हुए भी मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। समझ में नहीं आता मैं इस जीत के लिए आपसे आशीर्वाद मांगूं, मैं यूं कहूं कि इस चुनाव में मेरी हार हो जाए। ताकि मेरे बेटे राजवीर को राजनीति में रास्ता खुल जाए। समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या मांगूं, क्या कहूं। प्रभु, मैं तो मजबूर हूं, लेकिन आप तो मजबूर नहीं है ना। अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। मुबारक हो माँ, बहुत बहुत मुबारक हो। पता है माँ, आज सुबह से मेरे मोबाइल पर मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश। ठीक है बेटा, तुम्हें खुशी हो रही ना, खुशी मनाओ। माँ, शायद यही ईश्वर की इच्छा है जिसे आप बदल नहीं सकते। और वैसे भी माँ, अब आप राजनीति में उतर ही गई हैं तो फिर इतना समझौता तो करना ही पड़ेगा। नामांकन पत्र दाखिल करके समझौता तो कर रही हूँ बेटा। तुम्हें खुश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खुशी और दुख में कोई अंतर नहीं है। कितनी अजीब बात है, एक ही खबर एक घर में किसी को खुशी देता है तो किसी को दुख। शायद खुशी और दुख महसूस करने की ही चीज है बेटा। आप ठीक कहती है माँ जी। फिर भैया तो इतना गुस्सा रहते हैं कि वो तो किसी से बात भी नहीं करना चाहते। अभी नई नई बात है ना, धीरे धीरे भैया भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे। और वैसे भी माँ, आज आप गुरुजी से मिलने जा रही है ना? गुरुजी से? अरे हाँ, वो गुरुजी से जिन्हें राजनीति के गुरुजी कहा जाता है। पापा भी चुनाव लड़ने से पहले उसी गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। हाँ हाँ माँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। देखती हूँ बेटा, वक्त मिलेगा ना तो जरूर मिलाऊंगी। मैंने भी उनके बारे में बहुत सुन रखा है। मैंने सुना है वो देशभक्त है, सिद्धांतवादी है। और पहली बात तो ये है कि उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी राजनीति में उनकी बड़ी मान्यता है। सेवा भाव अगर निस्वार्थ हो तो ऐसी शिकायतें पैदा ही नहीं होती। जहाँ रिश्ते का विश्वास स्वार्थ हो वहाँ रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं। जिंदगी एक भंवर है।
प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। पैर छूने की कोई आवश्यकता नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा चरण स्पर्श करे। बैठिए। तो यहाँ बलदेव सिंह के साथ पहले कई बार आ चुकी है। जी गुरुजी, पहले मैं उनके साथ आई थी, लेकिन अब मैं आपसे आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। बलदेव सिंह के साथ मैंने 15 साल गुजार दिए, इस उम्मीद में कि एक दिन मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब असली मौका आया तो उन्होंने अपनी पत्नी शारदा देवी को चुनाव में खड़ा कर दिया। हाँ, ये समाचार तो हमने सुना था। इतने सालों तक मैंने उनका साथ दिया, उनकी सेवा की, मेरी वफादारी का ये सिला दिया है उन्होंने मुझे। सेवा भाव अगर निस्वार्थ हो तो ऐसी शिकायतें पैदा ही नहीं होती। जहाँ रिश्ते का विश्वास स्वार्थ हो वहाँ रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कार्यकर्ताओं को दोपहर के बाद बुला लूंगा। आप मंदिर से लौटने के बाद उनसे मिल लीजिए।